बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 11 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का ताल्लुक है रेस्पिरेशन से। और सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ मैं आपको रेस्पिरेशन का बता देता हूँ। रेस्पिरेशन एक्चुअली इज द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू गेट एनर्जी इन इट। यानी जो फूड हम खाते हैं इस फूड के अंदर एनर्जी होती है एंड इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। और सबसे बड़ी यानी इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर फूड में एनर्जी कहाँ होती है। तो फूड के अंदर जो बड़े ग्रुप्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स। और CH बॉन्ड्स वो चीज़ है जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, यानी CH बॉन्ड्स की सूरत में एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर हम एनर्जी हासिल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, के फूड में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करना। और इसकी इक्वेशन जो है आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि फर्ज करें हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये ग्लूकोज है, इसको हम फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं। यानी ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो हम इसको तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और इसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और वाटर बनता है, और इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें फूड के जो CH बॉन्ड्स हैं वो तोड़े जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है इट कैन बी डन और इट कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। यानी ये रेस्पिरेशन जो है ये एरोबिक भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक भी हो सकती है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है ये इसकी यानी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन ये प्रोसेस एक्चुअली इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, यानी बहुत सारे मरहले हैं, और उन सब मरहलों में ये मुकम्मल होता है। तो वो जो 3 मरहले हैं यानी जिनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो 3 मरहले हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, और जो दूसरा मरहला है वो है क्रेब्स साइकिल, और जो तीसरा मरहला है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ठीक है, तो ये 3 मरहले हैं जिनमें से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल गुजरता है और कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। अच्छा, ये जो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ये सेल के अंदर होता है, और इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको जहन में रखना चाहिए, और ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। सेल के अंदर देयर आर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी ये रेस्पिरेशन का जो अमल है ये दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट इसका जो पहला स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, बल्कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर
यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पहले ग्लाइकोलिसिस का अमल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो अगला मरहला होगा क्रेब्स साइकिल का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और जो तीसरा मरहला है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो है, एक बात आपने नोट कर ली कि ये वह प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि दूसरे जो दोनों जो मराहल है यानी दोनों फेजेस हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसका पहला स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस ही होता है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों सूरतों में जो पहला स्टेप होगा वो ग्लाइकोलिसिस होगा, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ये जो ग्लाइकोलिसिस है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस होती है। पहली बात तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस का यानी जो मतलब ये कतन नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, ये पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है, और इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, यानी ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है C6H12O6, लेकिन और इसको हम ग्लाइकोलिसिस की मदद से तोड़ते हैं 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको पाइरुवेट या पाइरुवेट ऐसे भी कहलाते हैं, पाइरुवेट और ये पाइरुवेट। तो समझिए कि ये ग्लाइकोलिसिस है कि एक ग्लूकोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये इसकी समरी है, लेकिन अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि ये आखिर कैसे होता है। यानी आप वैसे तो यानी ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो टॉपिक है, it's confusing for students and they always feel difficulty in understanding, लेकिन I will make it so simplified that you will be amazed, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना सिंपल है और आपको। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप कभी भी ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल को रट्टा मत लगाएं, इसको पहले समझें, गौर से अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद बेशक रट्टा लगा लें, फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और याद करना भी और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं जनाब ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है इसकी फेजेस की, और इसको हम डिटेल से डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले काम स्टार्ट ये हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूल, और ये भी याद रखें कि ग्लूकोज ही नहीं, कोई भी मानोसैकेराइड यानी कि वो फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ये यानी जो है इनकी जो ब्रेक डाउन है वो इसी प्रोसेस से होती है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मौजूद नहीं बल्कि ग्लूकोज की बजाय ग्लाइकोजन है, या किसी प्लांट की बॉडी में स्टार्च है, तो पहले उसको तोड़ के ग्लूकोज में, क्योंकि स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की लंबी चेन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हम पहले ग्लूकोज की जो चेन है उसको तोड़ के ग्लूकोज हासिल करेंगे और फिर उसको ग्लाइकोलिसिस में डालेंगे, यानी उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन होगी। तो सबसे पहला जो काम है, यानी सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो क्या है कि हमारे पास एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने तोड़ना है और इससे एनर्जी हासिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे, और ग्लूकोज है क्या, आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड, 2 3 4
6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये कार्बन के नंबर है। 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास है। इसको हमने तोड़ना है 2 पाइरुवेट एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा, सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए इस तोड़ने के अमल को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो फेज है इसको हम प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। तो हम ये जो है प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज जो है इसमें क्या है कि पहले हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे, इस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी ऐसे ही जैसे कोई कारोबार अगर करना है तो सबसे पहले इस पे इन्वेस्टमेंट करती है, फिर जाके कहीं वो आपको उससे इनकम होती है। तो अभी इसकी आपने प्रेपरेशन करनी है तोड़ने के लिए। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसकी प्रेपरेशन का जो पहला फेज है इसको प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। प्रेपरेटरी फेज में जो पहला मरहला है यानी कहने के स्टेप नंबर 1 वो क्या है कि इस ग्लूकोज के साथ हम एक फास्फेट लगाएंगे। इसमें फास्फेट, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट लगाएंगे। यानी ये जो है 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है और ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हम इसके कार्बन नंबर 1 के साथ एक फास्फेट लगाएंगे इस तरह से। ये फास्फेट जो है कार्बन नंबर 1 के साथ लगाएंगे, लेकिन ये कार्बन हम ये जो फास्फोरस है जो हम इसके कार्बन नंबर 1 पे लगाएंगे, इसको हम कहाँ से लेंगे? वी विल गेट 1 ATP। हम ATP लगाएंगे और ATP से एक फास्फेट हम रिमूव करेंगे और ये फास्फोरस जो है वो इस ग्लूकोज के साथ अटैच करेंगे और ये जो ATP है ये यानी फास्फोरस देने के बाद ये ADP बन जाएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसका जो फास्फोरस है वो हमने ग्लूकोज को दिया और ये बन गया ग्लूकोज। ये कार्बन नंबर 6 के साथ लगेगा, ये कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी ऐसा ग्लूकोज जिसके कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट लगा है, ये है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। लेकिन ये जो है हमने फास्फोरस लगाया है, फास्फेट लगाया, ये काफी नहीं है। यानी इसको तोड़ने के लिए वी नीड अनदर फास्फेट, एक और फास्फेट इसको दें ताकि इसको यानी एक्टिवेट किया जा सके और इसको ब्रेक डाउन किया जा सके। तो इसके लिए अब हमें एक और फास्फेट लगाना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये देखें, यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये जो है HOH और HOH और OH H और यहाँ पे भी H और OH और ये जो है CH2OH। देखें, हमने ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसका मैंने जो है वो जो रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। हमने ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ये कार्बन जो 6 है इसके साथ हमने फास्फोरस लगाया, इसके साथ हमने यहाँ पे फास्फोरस लगाया है, किसके साथ? कार्बन नंबर 6 के साथ। कार्बन नंबर 6 के साथ हमने इसको फास्फेट लगाया। अब हमारे पास और कोई जगह नहीं है फास्फेट लगाने के लिए, लेकिन इसको तोड़ने के लिए ये एक और फास्फेट लगाना जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस ग्लूकोज को इसके आइसोमर में यानी है वो कन्वर्ट कर लेंगे। आइसोमर का क्या मतलब? जिसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला
बिल्कुल सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो उसके बाद हमने जो कंपाउंड हम सेलेक्ट करेंगे वो ज़ाहिर ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो वो उसका आइसोमर भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। और वो क्या होगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड, और इसका फार्मूला अगर आप देखें ये इसका जो है इसका CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहां पे CH2OH 6 है। यानी इसमें दो जगह मौजूद है, दो पॉइंट मौजूद है जहां पे हम फास्फोरस लगा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आइसोमराइज कर लेंगे। तो यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यानी ग्लूकोज फास्फेट की बजाय फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। और यहां पे एक एंजाइम होता है जो कि उसको हम आइसोमरेज कहते हैं, आइसोमरेज। और ये वाला जो स्टेप था जिसमें पहले एक फास्फोरस हमने फास्फेट लगाया है ग्लूकोज में, इसमें जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। अच्छा, ये एंजाइम इस मरहले को यानी एक्टिवेट करता है, और ये एंजाइम आइसोमरिज्म को, यानी ये जो ग्लूकोज को 6 फास्फेट को हमने फ्रुक्टोज में। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है इसमें दो जगह है, यानी इसमें एक और भी फास्फेट लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एटीपी और लेंगे, और एटीपी को से हम फास्फेट लेंगे, और फास्फेट जो है वो हम जो है इसके साथ लगाएंगे, इस पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, यानी 1 2 3 4 5 6। एक तो उसके साथ पहले से लगा हुआ, ऑलरेडी लगा हुआ, यहां 6 पे लगा हुआ, और 1 पे हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट। अब ये क्या, ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट। अब ये जो है इसको हमने दो फास्फेट दिए हैं जिस कंपाउंड को, ये कंपाउंड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड, फौरन टूट जाता है। जब इसमें दूसरा फास्फेट ऐड होता है तो ये दरमियान से टूटता है, यहां से ये दरमियान से टूटता है, और दरमियान से टूटने के बाद यानी ये क्या, ये दरमियान से टूटता है, और इसके नतीजे में 2,3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, 2,3 कार्बन कंपाउंड, और इन 3 कार्बन कंपाउंड्स को कहा जाता है ट्राइओसिस। 2 ट्राइओसिस बनते हैं, एक के कार्बन नंबर 1 के साथ फास्फोरस अटैच है, और एक के कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फोरस अटैच है। ये जो है कंपाउंड दरमियान से टूटा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कंपाउंड है, यानी ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। ये एक बन गया, और इसके साथ जो दूसरा है ये है फास्फो 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों कंपाउंड जो है ये ट्राइओसिस है, और इसमें एक ये वाला जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये जो है ये कीटो शुगर, ये कौन सा है, कीटो शुगर है, क्योंकि इसमें रेडिकल ग्रुप जो है वो कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O, और इसमें
जो यानी जो रेडिकल ग्रुप है वो है CHO, जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर, दोनों ट्राइगोसिक है, दोनों का फार्मूला सेम है और यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि इसको किसी वक्त भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको इस तरह से किसी वक्त भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये जो दो यानी शुगर्स हैं, ट्राइगोसिस शुगर्स, इसको ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है और इस तरह से दो जो मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसके 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको 3PG भी कहते हैं, 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब यानी हमारे पास ये जो फेज थी जिसको हम प्रेपरेटरी फेज है, यानी ये जो फेज है ये कंप्लीट हुई और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज शुरू होगी, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं और पे ऑफ फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अगले फेज की बात करते हैं। ये तो अभी आपने देखा कि हमारे पास दो कंपाउंड हासिल हुए हैं, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। हमने दोनों को यानी इसको भी कन्वर्ट कर लिया इसमें और हमारे पास दो मॉलिक्यूल आ गए इसके 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि 3PG। ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हासिल हुए? अब हमने इसको ऑक्सीडेटिव फेज में डालना है। जब हम ऑक्सीडेटिव फेज में डालते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना, इसमें से हाइड्रोजन को हम रिमूव करें और हाइड्रोजन जो रिमूव हुई यहां से वो हम यहां पे एक कोएंजाइम पड़ा हुआ है NAD+, जिसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास ये एक एनर्जी करेंसी है, यानी इसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब हम हाइड्रोजन प्लस इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये NADH बन जाएगा और NADH जो है इसके अंदर 3 ATP एनर्जी होती है, याद, ठीक है, इसके अंदर 3 ATP एनर्जी होती है, यानी कि ये अच्छी खासी एनर्जी करेंसी है जिसको हमने बाद में यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तब इससे एनर्जी हम हासिल करेंगे 3 ATP। अच्छा, ये 3 यानी जहां से हमने यानी ये जो स्टेप है जिसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव की है, इसमें जो एंजाइम हिस्सा लेता है उसको हम डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एंजाइम। अब ये एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेज है ये एक्चुअली यानी जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि ये रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है जिस जगह से, वहां पे एक फास्फोरस जो है इनऑर्गेनिक फास्फोरस है वो ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे, यानी जो इनऑर्गेनिक जो फास्फेट है या इनऑर्गेनिक फास्फोरस है वो उसकी जगह पे लेगा इसकी जो हाइड्रोजन हमने रिमूव की। अब हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यानी ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो 3PG, यानी इसमें से हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए और फास्फोरस। अब देखिए ये था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि ऐसा ग्लिसरेट जिसके साथ यानी कार्बन 3 के ऊपर कार्बन ये जो है फास्फेट ऑलरेडी लगा हुआ, एक फास्फोरस हमने और ऐड कर दिया। तो अब क्या ये बना, यानी ये 1 2 3 और इसके पहले कार्बन पे यानी 3 पे तो पहले ही फास्फेट लगा हुआ था,
फास्फोरस और 1 पे हमने बाद में लगा। अब ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना है, एक फास्फोरस ऐड करने के बाद ये हो गया 1,3-bis फास्फोग्लिसरीन, 1,3-bis फास्फोग्लिसरीन। अब देखें ये बिस इसका वर्ड क्या है, इसका मतलब है कि इसके साथ 2 फास्फोरस लगे। अब ये हाईली यानी कहने के एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है और इसकी एनर्जी यहाँ से अब हम हासिल करेंगे। यानी अब पे ऑफ जो है वो फेज है कि अब दो पहली सूरत में यानी आपने देखा कि जो पहला फेज है इसमें हमने 2 एटीपी खर्च किए, कमाया कुछ नहीं, सिर्फ खर्च किए। अब वक्त है कि इसमें से एनर्जी हासिल की जाए। अब ये वो पहला मरहला है जहां से जब हम एटीपी हासिल करें और इसमें से हम एटीपी को एक फास्फोरस देंगे और ये एटीपी बनेगी। अब ये फास्फोरस कहां से आएगा, ये हम यहां से रिमूव करेंगे। यहां से रिमूव करके ये फास्फोरस हम एटीपी को देंगे और एटीपी बनेगी। और यहां से यानी ये 2 फास्फोरस थे, अब एक अलग हो गया तो क्या रह गया 3 फास्फोग्लिसरीन, 3 फास्फोग्लिसरीन। अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है 3 फास्फोग्लिसरेट के तो ये बिस नहीं रहा, अब ये बिस नहीं क्योंकि इसमें से 2 की बजाय एक ही जो है वो एक ही इसमें फास्फेट है और वो कहां पे है, कार्बन नंबर 3 पे, 3 फास्फोग्लिसरीन। अभी हमने इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालना है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालना, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फास्फेट ये जो फास्फोरस है जो कार्बन नंबर 3 पे है इसको हमने रिमूव करना है और इसको थोड़ा पीछे लाना है, इसकी जगह तब्दील करना है। जब हम इसकी जगह तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरीन, यानी 3 की बजाय हमने कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट लगा दिया, फास्फोग्लिसरीन, ठीक है। तो अब 3 की बजाय ये 2 पे आ गया, यानी अब हमारे लिए आसानी हो गई कि हम इसमें से वाटर रिमूव कर सकें, ठीक है। तो हम इसमें से वाटर रिमूव करेंगे, थोड़ी सी जगह यहां पे मैं ले लेता हूं। ये जब 2 फास्फोग्लिसरेट है, 2 फास्फोग्लिसरेट से हमने वाटर रिमूव किया, वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन गया, पेप, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, यानी पाइरुवेट बन गया है, लेकिन इसके अंदर एक फास्फोरस स्टिल बाकी है। उसको हमने अभी हासिल करना है, इसको यहां से उतारना है और यहां पे एक पड़ी हुई एटीपी जो है इसको हमने दे देना है और ये बन जाएगा एटीपी, ठीक है, ये बन गया एटीपी। जी, तो ये एटीपी जो है वो एटीपी बन गया और जो पेप है ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा पाइरुवेट, पाइरुवेट यानी कि पाइरुवेट बेस, ये क्या बन जाएगा, पाइरुवेट बेस। इस तरह से क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे जहां पे 1 और 2, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था फास्फोग्लिसरेट में, फास्फोग्लिसराइड में। तो अब जो एनर्जी जो है हमें हासिल हुई है वो यहाँ पे अगर 1 एटीपी तो 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 एटीपी यहाँ से हासिल हुई और 2 एटीपी ही इससे पहले जो हमें यानी एक इस स्टेप पे 2 एटीपी इस स्टेप पे, 2 एटीपी इस स्टेप पे, तो इस तरह से 4 एटीपी हमें हासिल हुई, जबकि 2 इसमें बीच में हो गए खर्च। कहां पे खर्च हो गए, स्टार्ट में जो फेज थी, कौन सी फेज थी, यानी प्रेपरेटरी फेज। तो प्रेपरेटरी फेज में हमने 2 चुके एटीपी खर्च कर दिए और यहाँ पे आके हमें 4 मिले हैं, तो जो नेट गेन है एटीपी का इस ग्लाइकोलाइसिस में वो होगा 2 एटीपी, ठीक है। तो होपफुली गाइस आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी और
इसको रट्टा आप लगाना भी चाहें तो पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।